बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बड़ा अहम दिन आज भी, कई एक मौज़ूआत हैं जिन पर आपसे तफसीली गुफ्तगू करनी है। एक तो आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई ज़मान पाक में, तफसीली वो क्या सोचते हैं गिरफ़्तारी के हवाले से, इंतखाबात के बारे में और ज़मान पाक में पेश आए वाक़यात पर उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुज़ाकरात के बारे में उनकी राय क्या है, तमाम अहवाल आपकी खिदमत पेश किया जाएगा। लेकिन साथ हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी सेनेट के जो मुश्तरका इजलास था वहाँ मुखातिब थे, कह रहे थे साजिश ना करें, काविश करें, उनकी मुराद क्या थी, इस पर भी बात होगी। और जो तोशा खाना में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी हैं जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची और ज़मान पाक के मनाज़र हमने देखे, उस पर जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब इस्लामाबाद के, उन्होंने फ़ैसला लिखा जो था वो जारी हो चुका कुछ देर पहले। उन्होंने ख़ुद फरमाया था कि फ़ैसला पढ़कर मज़ा आएगा। उम्मीद है तफसीली फ़ैसला पढ़कर मज़ा आएगा। और उस फ़ैसले में क्या लिखा, ये सबसे अहम और ताज़ा मौजू है, क्योंकि इसमें वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त को मुअत्तल किया गया, गिरफ़्तार करके मुस्तरद किया गया और उन्हें गिरफ़्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। फ़ैसले की तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। और फिर निगरान हुकूमत आज मुखातिब हुई। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और IG पंजाब जो हैं वो आज मीडिया से मुखातिब थे। ज़मान पाक में पेश आए वाक़यात पर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। और आमिर मीर साहब ने तो ये तक कहा कि इत्तलात हैं कि ज़मान पाक में अस्करियत पसंद मौजूद हैं। एक शख्स की निशानदेही करते हुए उसका ताल्लुक़ उन्होंने बताया कि कलअदम तंजीम से है जो यहाँ पर मौजूद है, 8 साल कैद भी काट चुका है। निगरान सरकार अब ये इस्तदा करना चाहती है हाई कोर्ट से कि ज़मान पाक की हमें तलाशी लेने की इजाज़त दी जाए। और फिर आखिर में हम बात करेंगे पोलियो मुहिम जो कि ज़ोर शोर से मुल्क भर में जारी है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़मानत ये है कि हम पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाएं। शामी साहब कहिए फिर कहाँ से शुरू करें? फैसला आया ताज़ा तो जहाँ से भी शुरू करें। खान साहब अभी तो आमिर मीर साहब ने आज कहा कि भाई हम अदालत के हुक्म पर जी अमल करेंगे और चंद घंटों के अंदर सुना दूँ, अमल हो जाएगा। सुना देता हूँ, देखिए। और देखिएगा IG पंजाब भी मुखातिब थे, वो क्या फरमा रहे हैं। ये सूरत हाल है। सरकार तो ये कह रही है सर, खान साहब और उनकी जमात अलबत्ता कुछ और ही मौक़िफ़ पेश तो हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर की है हुकूमत ने? कह रहे हैं जी कल जाएंगे, कल पेशी है, कल वहाँ बात उनको कहा कि सर्च करने की इजाज़त ये कह रहे थे आमिर मीर साहब कि कल हम अभी तो मैंने करेंगे। देखा कि जो रास्ते हैं हाँ जी उन पे बैरियर लगा दिए गए हैं। नहीं वैसे भी नफरी तो पीछे हट गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, लेकिन जो ज़मान पाक जाने वाला रास्ता नहर से है वहाँ तो कंटेनर खड़े थे दिन भर। नहीं, जब इस्लामाबाद की कोर्ट ने ये कहा है कि उनके जो वारंट हैं वो मुअत्तल नहीं हुए, इंटैक्ट हैं, मनसूख नहीं हुए, वो जूं के तूं मौजूद हैं, तो गोया इसका मतलब ये है कि उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब ये खदशा हो रहा है कि उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश आज भी हो सकती है। ये मैं ताज़ा सूरत हाल भी लेता हूँ। हसन रज़ा से बात करते हैं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, जो सेशन जज के फैसले के बाद क्या सूरत हाल है, लाहौर की सरकार उस फैसले को कैसे? इमरान खान साहब से आप मिले हैं जी, तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़? खान साहब तो ये कहते हैं सर कि मैंने तो गिरफ़्तारी देने के 2 बार इरादा किया, दोनों बार मैंने बैग भी तैयार कर लिया था, बुशरा बेगम को भी इत्तला कर दी, मुलाकात भी उनसे कर ली, और दोनों बार जब मैं निकला हूँ और कहा अपनी पार्टी की क़यादत को कि जाके पुलिस को बताएं कि खान साहब गिरफ़्तारी देने आ रहे हैं, तो नेगोशिएशन के लिए, बातचीत करने के लिए कोई दस्तयाब नहीं था। और अहम बात वो ये कर रहे थे कि मुझे पार्टी जो अंदर मौजूद थी, जो रहनुमा थे, उन्होंने रजिस्ट किया और इतनी शिद्दत से रजिस्ट किया कि मैं पेशकदमी नहीं कर सका। तो पूछा क्यों रजिस्ट किया, उन्होंने कहा जी इसलिए कि उन्हें लगता है, उन्हें कन्विक्शन है कि मेरी जान को ख़तरा है। और खान साहब ख़ुद भी इसका बरमला इजहार करते रहे कि मुझे गिरफ़्तार करने का अब एक ही मकसद है, दैट इज़ टू किल मी, एलिमिनेट करना है मुझे, और कस्टोडियन टॉर्चर करना है मुझ पे। ये 2 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे पार्टी ने गिरफ़्तारी देने के मेरे फ़ैसले की मुखालफत की, खुल कर की, डट कर की, इसलिए मैंने तो सोचा था कि मैं कर दूँ। टॉर्चर का जो खदशा है वो तो कोई किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है, खदशा है ना, मगर जहाँ तक खुदा न खास्ता किल करने का ताल्लुक़ है तो उसके लिए पकड़ने की क्या ज़रूरत है? या आप पकड़ के किसी शख्स को निशाना बनाएं, उसको जान से मार डालें, तो गोया ये तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है ना। और मैं नहीं समझता कि जो इतने बड़े लीडर हैं उनके साथ कोई बदतमीज़ी हो सकती है, कोई बद अखलाक़ी हो सकती है, या उनकी तरफ हाथ लगाया जा सकता है उनको। तो मगर ये खदशात हैं खान साहब के, इसका
मगर वो ये कहते हैं कि जो ये एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में जाना था ना, एक सवाल उनसे भी पूछा गया कि आप इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए, 3 अदालतों में आप पेश हुए, चौथी में भी हो जाते। उनके जी वो बात आपकी दुरुस्त है, चौथी में इसलिए नहीं हुए कि वो गुंजान आबाद इलाका है, F8 की जो कचहरियों का इलाका है, तंग गलियाँ हैं, और वहाँ पर 360 का ऐसा व्यू है कि किसी जगह से भी कोई बंदा आपको शूट कर सकता है। और उनके जी मेरे पास बड़ी रिलायबल इन्फॉर्मेशन थी फ्रॉम वेरी सेंसिटिव प्लेस, नॉट फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, उनका मफहूम था, या नॉट फ्रॉम विद इन हिज सिक्योरिटी, कि जो इत्तला थी कि यहाँ आपको टारगेट किया जा सकता है। और ये मेरी सिक्योरिटी ने भी इन्फॉर्म किया, वज़ारत दाखिला ने भी इन्फॉर्म कर रखा था, और फिर उन्होंने कहा जी कि पुलिस की सिक्योरिटी भी वहाँ नहीं थी, इसलिए वहाँ मैं पेश नहीं हुआ। तो मेरी पार्टी को सबसे ज़्यादा कंसर्न मेरी सिक्योरिटी की है कि कहीं भी टारगेट हो सकता है। वज़ीराबाद उसकी एक मिसाल है। वो तो ये भी कह रहे थे, जो मैंने रैली निकाली लाहौर में, 5-6 घंटे मेरे साथ आवाम चले, तो वापसी पे क्राउड डिस्पर्स नहीं हुआ। अगर हो जाता तब भी मुझे गिरफ़्तार करने का उनका इरादा था। गिरफ्तार करना एक और चीज़ है और निशाना बनाना, नुकसान पहुंचाना एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो बहरहाल खान साहब एक बड़े सियासी लीडर हैं, उनके पीछे एक अवाम की ताकत भी है इस वक्त, एक उनका बयानिया जो है उसकी पजीराई भी हो रही है। इस सब के बावजूद उनकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है ना। एक बात का उन्होंने अलबत्ता ऐलान ज़रूर किया, उन्होंने कहा जी अब मैं चूँकि श्योरिटी मैंने दे रखी है, तो श्योरिटी देने के बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, और अब मैं चूँकि श्योरिटी दी है तो इसलिए मैं 18 को अदालत पेश होऊंगा हर हाल में। नहीं, अब अदालत जो है वो तो श्योरिटी नहीं ले रही ना। वो तो पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हमने पहले जो श्योरिटी ली थी उस पर अमल नहीं हुआ, तो अब ये जो अदालत है जिसमें मुकदमा चल रहा है एडिशनल सेशन जज की, वो फैसला करेगी। उसने फैसला कर दिया, वारंट वहीं का वहीं है, उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाना है। तो अब जो कानून का रास्ता है वही अडॉप्ट किया जाना चाहिए, और वही एक सलामती का रास्ता है, अगरचे दुश्वार रास्ता क्यों ना हो, मुश्किलात उसमें क्यों ना हो, खदशात उसमें क्यों ना हो। और मैं नहीं समझता कि देखिए कोई ऐसा शख्स बकामी होश व हवास मौजूद होगा जो खान साहब को कस्टडी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ये तो फिर ये तो एक तबाही हो जाएगी ना, ये तो फिर ज़ेरो ज़बर हो जाएगा मामला। वो ये भी समझते हैं कि अगर कल इस्तारे के तौर पर कहते हैं कल अगर मुझे गिरफ्तार कर ले तो सूरत हाल कुछ और होती, जो मैं 2 दिनों में देख चुका हूँ ज़मान पाक में, जो मेरे कारकुन वर्कर पार्टी रहनुमाओं के यहाँ जो जोश जज्बा था, उसके बाद तो अब इनकी हर चार उल्टी पड़ रही है, और अगर गिरफ्तार करेंगे तो अब मैं इन पर बहुत भारी पड़ूंगा, इनसे नहीं संभाला जाएगा। हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी हो, देखिए तसादुम का रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है। कितने तसादुम हो चुके हैं इस मुल्क में, और रियासत की जो मशीनरी है उसके से टकराना जो है ये सियासतदानों का काम नहीं है। सियासी लीडर इसकी तलकीन नहीं करते, और वो लोगों को पुरअमन रखते हैं, लोगों को मुश्तइल नहीं करते, ना मुश्तइल होने देते हैं। और ये डिसिप्लिन, जब खान साहब लीडर हैं तो उनको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा ना अपने फॉलोअर्स। इस नुक्ते पे उन्होंने कहा जी कि जब से वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए हैं, वो घर बैठे हैं, तहरीक चला रहे हैं, तो 3 से 4 ऐसे मौक़े हैं जब उन्होंने इन द लार्जर इंटरेस्ट पोस्टपोन किया अपने इरादे या जलसे या मूवमेंट जो थी कि तसादुम ना हो। और अब भी उन्होंने कहा ज़मान पाक में, क्योंकि हमने ये जैसे IG पंजाब या निगरान वज़ीर इत्तलात का बयान हमने चलाया, इनकी स्टेटमेंट, तो खान साहब का भी जवाब है उनके पास। खान साहब ये कहते हैं कि जी ये पुलिस पहले मरहले में तो पुरअमन थी, हमारे लोग आके बता रहे थे कि अच्छा रवैया है। कुछ लोग थे मखसूस, ये बार बार उन लफ्ज़ कहा, जिन्होंने इश्ताल दिलाया, और इश्ताल दिलाने के बाद सूरत हाल हाथ से बिगड़ी, और उन्होंने कहा जी नहीं हमारे लोग तो पुरअमन थे। बार बार उन्होंने कहा जी कि हर पार्टी में, हर सियासी जमात में, हर गिरोह में हॉक्स एंड डव्स होते हैं। क्या कहा जाएगा इसे जी? यानी फाख्ताएँ होती हैं और उकाब होते हैं। उकाब होते हैं। तो अगर सूरत हाल काबू से, हाथ से बाहर निकल जाए, तो ये तय करना नामुमकिन हो जाता है कि क्या अब हॉक्स रहेंगे या डव्स रहेंगी। मामला हॉक्स के हाथ में भी जा सकता है। सवाल तो ये है कि ये जो कुछ कार्रवाई हो रही थी वो ज़मान पार्क के अंदर से हो रही थी, जहाँ खान साहब खुद भी मौजूद हैं। जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे वो अंदर से फेंके जा रहे थे। वो ये कहते हैं उसके बरक्स कि जी हमारे यहाँ तो बेडरूम में भी सांस लेना मुहाल हो गया था। यहाँ इशारा करके उन्होंने कहा लॉन की तरफ कि यहाँ तक आंसू गैस के शेल पड़े हुए थे। इन रिटेलिएशन हमारे वर्कर्स जो है गुस्से में आके फिर उन्होंने पीछे धकेलना शुरू किया। जाहिर है कि वो पेट्रोल बम एक वक्त में तो 1 मिनट में बन जाते। इसका जवाब देना पड़ेगा। 1 मिनट में बन जाते। बिल्कुल। कि आप कहेंगे जी ये को मतलब ये तो उसकी तैयारी की थी, पहले बना के रखे हुए थे, और उसका
सारा इंतज़ाम था, तो ये फिर गुलेलें भी थी, पत्थर भी थे। उस पे ये वो बात करते हैं कि मैं तो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा, मुझे इल्म ही नहीं है कि बाहर अवाम के साथ क्या हो गया और अवाम ने क्या दुरुस्त है, रद्द-ए-अमल मगर दिया। ये तो जो कुछ हो रहा है उनके घर के अंदर हो रहा है ना, जो बोरियां लगी हुई हैं, जो पेट्रोल बम वहां से फेंके नहीं, जा बोरियां रहे जो हैं, है रेत की, जो लोग खड़े वो हुए हैं, जमां पाक की दीवार जो है दुरुस्त एंट्रेंस है। गली वहाँ पे जो कारकुन है वो अंदर है ना मकान के, तो जो लोग मकान के अंदर हैं उनकी जिम्मेदारी से वो कैसे बरी ज़िम्मा हो सकते उससे वो कहते हैं मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि अंदर मेरे होते हुए किसी ने कोई हैं? रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उनको चाहिए दरवाजे खोल दें और हाई कोर्ट को कहें कि अपना बैलेंस भेजे और आके तलाशी ले ले। अब करेंगे कल आईजी साहब। अच्छा, दो बातें और थी सर, आपने जिक्र शुरू कर दिया। एक तो उन्होंने कहा बुनियादी बात है कि मुझे खान साहब का जो बुनियादी मुतालबा है वो इंतखाबात का है, हाँ, इस पे बात इंतखाबात कराया जाए। ये मुतालबा को गैर आईनी मुतालबा नहीं है। और फिर ये कहना उनका इसके लिए वो एहतजाज करें, एहतजाज करना भी कोई गैर आईनी बात नहीं है। वो अगर इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, उसके लिए एहतजाज करते हैं, उसके लिए मज़ाहरे करते हैं, उसके लिए मुतालबे करते हैं, तो ये सब उनका हक़ है। अच्छा, इनसे लेकिन देखिए, जहाँ कानून जो है ना उसको हाथ में लेते हैं, तसादुम का ख़तरा पैदा होता है, वहाँ बात बढ़ जाती है। बड़ी है ना फिर। सियासी जमातें जो हैं उनको ये बात सूट नहीं करती। और खान साहब को पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने वर्कर्स जो हैं, देखिए अगर लीडर जो है अपने वर्कर्स को काबू नहीं कर सकता, अपने वर्कर्स जो हैं उनको कह मजबूर नहीं कर सकता कि उसकी हिदायत की पैरवी करे, तो फिर लीडरशिप जो है वो कहाँ हो गई? तो लीडरशिप का इम्तिहान है। इम्तिहान बिल्कुल है। ये जो इंतखाब की आपने बात की नहीं, ये हमने पूछा, मैंने बल्कि उनसे कहा कि अगर इंतखाब नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एलामिया हम ज़ेर बहस भी लेके आ चुके हैं कि फोर्सेस दस्तयाब नहीं है, और फिर इत्तला ये भी है कि जो ज़मान पाक के वाक़यात है इसको भी मिसाल बना के पेश किया जाएगा अमन व अमान की ना कि सूरत हाल की तर्ज पर। तो उन्होंने कहा जी कि ये हो ही नहीं सकता, 90 रोज़ में करना है। 5 रुकनी बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है, और अगर ये नहीं होते इंतखाब किसी सूरत, जो कि मेरी नज़र में उन्होंने कहा कि नामुमकिन है कि ना हो, तो उस सूरत में फिर हम ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है उस सूरत में जो लीगल फर्टेनिटी है ना वो हमारी सियासी तहरीक के साथ होगी पूरे मुल्क में, क्योंकि ये फिर उनका इम्तिहान होगा। और फवाद चौधरी साहब ने फिर जुमला कहा कि देन हम रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की मूवमेंट चलाएंगे विद दी हेल्प ऑफ लीगल फर्टेनिटी। और खान साहब ने कहा वो ऐसी बड़ी तहरीक होगी जो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी से भी बड़ी तहरीक। बिल्कुल चलाएं, उसका उनको हक हासिल है और लोग उनका साथ देते हैं, बिल्कुल करें, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। तीसरी नहीं, एतराज़ जिस बात पर है वो आप बयान कर चुके हैं, वो वही है, आया हुकूमत का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका दहशत गर्दी का रिकॉर्ड है, ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ऐसा सामान जमा है जिनसे आग लगाई जा सके, हमले किए जा सके। असल बात ये है, ये चेक करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा ये नो गो एरिया बना दिया गया है। ये इसके यानी खान साहब को इस मामले को खोल देना चाहिए, क्योंकि जो वकला की तहरीक है, अदलिया की तहरीक, अदलिया बहाली की तहरीक जो थी वो भी एक पुरअमन तहरीक थी, एक पुरतशद्दद तहरीक नहीं थी। सियासी तहरीकें पुरतशद्दद तहरीकें नहीं होती, उसमें तशद्दुद पर ना उसको उकसाया जाता है ना उसकी हौसला अफजाई। बिल्कुल ठीक बात करें। इसलिए जो इम्तिहान है वो ये है कि अपनी तहरीक को पुरअमन कैसे रखना है और ऐसे अनासर जो हैं उनसे कैसे अपने आप को महफूज रखना है। वाकई है। इसलिए जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की तरफ से या आईजी पुलिस की तरफ से, देखिए एक बात तो तय है ना कि पुलिस जो थी उसके पास हथियार नहीं थे, बंदूक के बगैर। वो ये कहते हैं जी हमारे पास विजुअल्स हैं जहां फोर्सेस की जानिब से फायर किए गए हैं, वो कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं हमारे पास विजुअल्स नहीं, वो दिखाएं। फोर्सेस जो बार बार कह रहे हैं वो, और जो निहत्थे लोग थे, आंसू गैस तो उन्होंने फेंकी है, वो शल तो उनके पास थे, बंदूकें नहीं थी और गोलियां नहीं थी और चली भी नहीं है। तो इसलिए ये जो सूरत हाल है इस पर इसको संभालना खान साहब की जिम्मेदारी। ठीक, देखिए आज मुझे हमारे बड़े सीनियर साथी हैं, दोस्त हैं हमारे, इम्तियाज़ आलम साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे एक बयान भेजा, गुफ्तगू भी की कि भाई तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी से इस्तदा है कि वो मिलकर बैठें और आइंदा इंतखाबात जो हैं उनके मामले में तय कर लें, मुल्क को इस बहरान से निकालें। कब से हम अर्ज कर रहे हैं ना। और उन्होंने कहा कि मुझे भी भेजा कि आप इससे मुत्तफिक हैं, मैं इससे मुत्तफिक हूँ।
وہ کہنے لگے ہم ایک جو شہری ہیں کچھ منتخب شہری جو اس سے ان کا ایک گروپ بنا لیں, لوگوں کے پاس جائیں, دروازے پہ دستک دیں. میں نے کہا مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. انتخابات جو ہیں ان پر اتفاق ہو جائے, انتخابات کرا دیے جائیں, خان صاحب کو ووٹ پڑیں, خان صاحب حکومت کریں, دوسروں کو ووٹ پڑیں, وہ حکومت کریں. اس سے تو کوئی دو باتیں ہیں. خان صاحب یہ کہتے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے کسی سے بات کرنے کو تیار ہوں. ٹویٹ بھی کیا, ہم نے بات کی. میرے ایک سوال پر انہوں نے کہا جی بالکل میرے لیے مذاکرات کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, حتیٰ کہ جن لوگوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا جو اس میں ملوث ہے میری دانش میں, انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ ملک کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہوں. لیکن میں چوروں سے بات نہیں کروں گا. چوروں سے مراد ان کی جو برسر اقتدار پارٹی ہیں. اور پھر میں نے کہا پھر آپ کس سے بات کریں, کیونکہ جہاں آپ کا اشارہ ہے وہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, وہاں بھی صدر مملکت کے ہاں سے ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ڈیڈ لاکس ہے. تو انہوں نے کہا تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے, میرے دروازے البتہ کھلے ہیں. ایک اچھا پھر شباش دوسرا ہاتھ جو ہے نا وہ ان کو غلط ہو رہا ہے نا, غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ کیسے؟ وہ سیاست کا ہاتھ جو ہے نا اس سے تالی نہیں بجانا چاہتے. جس ہاتھ کے ساتھ مل کے وہ تالی بجانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اس تالی میں شریک نہیں ہے اس وقت. دوسرا پھر وزیراعظم نے بات کی کہ جی ابھی بھی وقت ہے, ہم ہوش کے ناخن لیں, مل بیٹھ کر فیصلہ کریں, سازش نہ کریں, کاوش کریں. دیکھیے اب یہی ایک المیہ اور مسئلہ ہے جو ہمارے پروگرام میں بھی آپ کے توسط زیر بحث آتا رہا کہ یہ بھی وزیراعظم صاحب بھی چاہتے ہیں کہ سازش نہ کریں, کاوش کریں, ہوش کے ناخن لیں, مل بیٹھ کر فیصلہ کریں. خان صاحب بھی کہتے ہیں مذاکرات کے دروازے سب پہ کھلے ہیں. ان کے علاوہ تو یہ خواہش تو سب رہنماؤں کی دکھائی دے رہی ہے, لیکن اصل سوال وہ ہے پھر وہ مذاکرات کیسے ہوں گے, کون مل بیٹھے گا؟ شہباز شریف صاحب نے تو اس کا رویہ تو آج بڑا مفاہمانہ ہے. انہوں نے تو کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ عمران خان سے بات نہیں کریں گے, مگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. دیکھیے میں ایک بات عرض کروں, وہ جو یہ بار ایسوسییشنز کو وکلا کو ساتھ ملا کے تحریک چلائیں گے تو وکلا پر لازم ہے نا کہ جو سپریم کورٹ بار کے, ہائی کورٹ بار کے, بار کونسل کے لوگ جو ہیں وہی آگے آ جائیں, وہی کوئی مصالحت کی کوشش کر لیں. یعنی وہ فریقین کو کہیں کہ جی ہم ہوسٹ کرتے ہیں. آپ سلیکٹیو کیوں ہوتے ہیں؟ ایک فیصلہ جو ہے اس کے لیے تو ہم تحریک چلائیں گے اور دوسرا فیصلہ جو ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے, اس میں رکاوٹیں ڈالیں گے, اس میں رکھنے ڈالیں گے. عدالت تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو, عدالت ہوتی ہے. وہ عدالتی جو فیصلہ ہے جس کا میں نے ذکر پروگرام کے آغاز میں کیا, جہاں پہ معزز جج صاحب نے کہا کہ امید ہے تفصیلی فیصلہ پڑھ کر مزہ آئے گا, تو اس جملے نے میری جستجو میں اضافہ کیا کہ فیصلے میں آخر کیا ہے جو تمام صحافی انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ ہے. وہ فیصلہ آ چکا ہے. عشق میں پائے ہیں لطف جو ہم نے کیا ہے وہ مزے عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا, اور رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے. تو ایک بریک کے بعد بتاتے ہیں کہ جی کیا جانتا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے جو حکومت کہہ رہی ہے اور خان صاحب سے جو ملاقات تھی اس کا حوال اور شامی صاحب کا تجزیہ کہ آگے مل بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے. مختصر یہ ہے, شامی صاحب ایک دو جملے کہنا چاہ رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ سب کے بیچ آپ کے پارٹی کے جو صدر ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو ایک دفعہ انہوں نے سوال اوائڈ کیا, دوسری دفعہ میں نے دوبارہ پوچھا, کہتے ہیں کورونا ہو گیا سنا انہوں نے. میں نے کہا کوئی پھول شول بھیجے انہیں, تو پھر مسکرا کے چل دیے. دوسری بات یہ کہ مگر ان کو کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے لوگ جو ہیں مجھے کہتے ہیں کہ اور گرفتاری نہیں دینے دیتے. جی یہ انہوں نے کہا کہ نہ صرف میری پارٹی کے ورکر بلکہ پارٹی کی قیادت, اور پارٹی کی قیادت ہی وہ وجہ تھی جس نے ریزسٹ کیا کہ میں 2 بار گرفتاری دینے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جو گفتگو مبینہ ٹیلی فون پر صدر مملکت سے منظر عام پر آئی ہے, اس میں بات تو دوسری. جی وہ تو بہت مضطرب ہیں کہ خون نہ بہہ جائے, لوگ نہ مر جائیں, تو آپ مشورہ دیں خان صاحب کو گیون کر جائیں اور گرفتاری دے دیں ایک لحاظ سے. لیکن باقی وہ کہتے ہیں وہ تو دیکھیں نا آپ, ان کو تو بڑی شدید تشویش ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ یعنی لوگ اس تشویش میں مبتلا ہوں گے کہ خون نہ بہے, منزل کھوٹی نہ ہو جائے. ایک سادہ بات جو انہوں نے کی بار بار, وہ کہہ رہے تھے کہ عوام میں جو جوش جذبہ اور جو شعور آ گیا نا, اس عوام کو مسترد کرنا اب ناممکن ہو جائے گا. 50-60% یہ نوجوانی اور شعور آ چکا ہے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے آیا ہے. تو اب عوام کو بار بار مسترد کرنا ریاست کے لیے, سیاستدانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ ہر لیڈر جو ہے وہ اپنے فالوورز کا قیدی ہو جاتا ہے,
اپنے خیالات کا قیدی ہو جاتا ہے، اور جب وہ قیدی ہو جاتا ہے، محصور ہو جائے، تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں فیصلے پہ۔ تاریخ جو ہے بار بار ہمیں بتا چکی، تاریخ میں کیا ہوا، علامہ مشرقی کے ساتھ کیا ہوا، یہ آپ بتا چکے ہیں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، نواز شریف صاحب کن کن مرحلوں سے گزرے، پھر الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یعنی یہ جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ فالو نہیں کرتا جذباتی اپنے ورکرز کو، وہ ان کو راستہ دیتا، پھر ان کو رہنمائی ان کی فراہم کرتا ہے۔ آج دیکھیں وہاں جو شوکت ترین صاحب کی والدہ کا جنازہ تھا، وہ ان کے بھتیجے ڈاکٹر طہا نے پڑھایا، یعنی یہ بھی اپنی دادی کا جنازہ خود، تو اس لحاظ سے بڑا اچھا لگا مجھے، عظمت ترین صاحب کا بیٹا۔ تو وہاں شامل ان کو حصہ بھی مل گیا، دوسرے لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے۔ اب وہ ہمارے بریگیڈیئر اعجاز صاحب کہنے لگے جی ان سے کہیں ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، شاہ صاحب کو، مجھے، میں نے کہا ہمارا ہاتھ تو ہلکا ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے ان کا ہاتھ تو ہلکا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر دیکھیے لوگ جو ہیں خان صاحب کے خلاف کسی غیر قانونی کارروائی کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کریں گے۔ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کو ووٹ دیں گے، ان کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، بسم اللہ 100 دفعہ لے کے آئیں۔ ہم حریف سیاست نہیں ہیں، ہم تو بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ معاملہ آگے کی طرف لے کے جائیں، پرامن رکھیں، حالات سنبھالیں، جذبات کو، اپنی لیڈرشپ جو ہے نا اس کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ فواد چودھری صاحب یہ بات کرتے رہے کہ ہم آئین اور قانون کے تابع رہ کے ہی موومنٹس کو، اپنی تحریک کو چلائیں گے، ہمارا یہ لازم ہے، ہمارا تعلق یہ احسان نہیں ہے ہمارے اوپر، عسکری سلسلے سے نہیں ہے۔ چلیں اچھا سر، یہ فیصلہ آپ حسیب ملک صاحب کو میں روکا ہوا، صبح سے ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ میں تھے، یہ بھائی فیصلہ آ گیا حسیب صاحب، لیکن جج صاحب نے کہا تھا کہ امید ہے تفصیلی فیصلہ پڑھ کر مزہ آئے گا۔ خلاصہ یہ کہ وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست مسترد کی ہے، لیکن وہ مزے والا پہلو کیا ہے اس میں، کیا انہوں نے فیصلے میں بیان کیا، ذرا یہ بتائیں نا۔ جی بالکل سر، یہ ایسا ہوا تھا کہ جب مختصر فیصلہ سنایا گیا عدالت کی جانب سے تو اس وقت مسکراتے ہوئے ایڈیشنل سیشن جج تھے ظفر اقبال، جنہوں نے یہ جملہ بولا کہ تفصیلی فیصلہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس پہ میں مزہ آئے گا۔ اس کے اندر بیسک ان کی جانب سے کوئی خاص مقصد تو نہیں تھا، لیکن تفصیلی فیصلے کے اندر ضرور اہم پوائنٹ ضرور اٹھائے گئے ہیں، جس کے اندر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان کا لاہور میں امن و امان کو اس میں قانونی نکات ایسے ہوں گے کہ اس سے آپ لطف اٹھائیں گے۔ جی بالکل، ان کا مقصد یہی تھا کہ قانونی نکات، کیونکہ ان کی جانب سے جو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے فیصلے کے اندر بھی ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ لاہور کے اندر جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اور اس کے بعد صرف ایک انڈر ٹیکنگ کے اوپر جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا جا سکتا، لاہور میں قومی خزانے، املاک اور لوگوں کو بھاری نقصان جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے۔ عمران خان کے اس کنڈکٹ پر عمل کے بعد محض انڈر ٹیکنگ پر وارنٹ منسوخ نہیں کیے جا سکتے، جبکہ خواجہ حارث جو کہ عمران خان کے وکیل تھے سر، ان کی جانب سے بھی یہی 2 سے 3 پوائنٹ بیسک اٹھائے گئے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم وارنٹ منسوخی کے لیے نہیں آپ سے استدعا کر رہے، ہم استدعا جو کر رہے ہیں وہ معطل کرنے کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ انڈر ٹیکنگ عمران خان اب خود دے رہے ہیں کہ میں 18 تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش ہونا بھی چاہتا ہوں، تو اتنا ریلیف دیا جائے۔ لیکن عدالت کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ سماعت کے دوران بھی یہی ریمارکس تھے کہ اتنا نقصان پہنچایا گیا، پوری دنیا کا مہنگا ترین یہ وارنٹ ہے جس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، جبکہ ایک غریب ملک کے اندر اتنی جو عوام کا پیسہ ایک وارنٹ کی عمل درآمدگی کے اوپر لگایا گیا ہے، تو اس طرح سے وہ کر کے صرف ایک انڈر ٹیکنگ پر فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے سر، ان کا بھی یہی موقف تھا کہ جو وارنٹ ہیں وہ اب جو معطل ہوں گے، منسوخ ہوں گے، وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب عمران خان بذات خود عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اس کے بعد ہی معطل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے عدالت کسی بھی ایکٹ یا سیکشن کے تحت معطل نہیں کر سکتی، کیونکہ عدالت کی جانب سے پہلے آلریڈی کافی مرتبہ ریلیف بھی دیا گیا، کافی مرتبہ کہا، ہماری جانب سے خود بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے ریلیکسیشن دے دیں، لیکن اب فرد جرم کی کارروائی تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اچھا حسین، مختصر یہ بتائیں کہ اس فیصلے کا مفہوم کیا ہوگا کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وارنٹ انٹیکٹ ہیں، گرفتار کر کے پیش کیا جائے، شیورٹی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو تفصیلی فیصلے کے اندر کہا گیا یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ اب
जो वारंट हैं उसके ऊपर किसी भी सूरत पे अमल दरामद भी किया जा सकता है और पाकिस्तान में किसी भी मकाम पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अमल दरामद करवाया जाए इसके ऊपर। तो अब 18 तारीख को पेश होना ही होना है, क्योंकि जो ऑर्डर है उसके अंदर यही कहा गया है कि 18 तारीख को गुज़िश्ता बहुत शुक्रिया हसीब। अब सर एक देखिए ना, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी तो मामला जरे बहस है ना। अब लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन रोकने के लिए जो हुक्म था उसमें कल तक तोसी कर दी है। अब अगर तो वो कल तक तोसी है और इधर से ये हुक्म आ गया तो अब पुलिस की करे नहीं, गिरफ्तार तो फिर करना पड़ेगा ना, तो खान साहब को चाहिए खुद गिरफ्तारी दे। नहीं, अर्ज ये कर रहा हूँ कि नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट हुक्म में तोसी कर दी कि उधर से पड़े हट जाए। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट को भी ये बात देखनी होगी कि जो फैसला है अदालत का, अदालत छोटी हो या बड़ी हो, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये बात समझ लेनी चाहिए ना। हमारे जितने लोग हैं वो कानून की हाकमियत पर जोर देते हैं, वो कहते हैं एक कानून होना चाहिए, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। लेकिन जब मतलब ये ऐसी कोई सूरत पेश होती है तो फिर उसको फॉलो नहीं करते। तो बुनियादी बात ये है कि आप फेस करें और अदालत में जाके पेश हो जाए, चलिए दे दे गिरफ्तारी, इसमें क्या है। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। अच्छा नाज़रीन, ये वेलकम बैक। हम सियासत पे बात करते हैं, किसने क्या कह दिया, गिरफ्तार कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन बड़े अहम कौमी मामलात पे बात अधूरी रह जाती है। जैसा कि पोलियो मुहिम का एक बार फिर से आगाज़ हो चुका है मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में, और पाकिस्तान उन चंद एक बदकिस्मत ममालिक में बाकी रह गया जहाँ पोलियो का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं हुआ। तो हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में जब भी पोलियो मुहिम शुरू उसके बाबत बात की जा सके। अब भी ये मुहिम जारी है, क्योंकि पोलियो से पाक पाकिस्तान ही हमारे अच्छे और उम्दा मुस्तकबिल की ज़मानत है। डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब हैं जिनसे हमने रब्ता किया, एक्सपर्ट हैं इस मामले पे, उनकी बात सुन लेते हैं ताकि वो आवाम को भी कायल करें। डॉक्टर साहब, पोलियो मुहिम बार बार उसका आगाज़ किया जाता है, फिर भी कमी बेशी रह जाती है, कोई आवाम को पैगाम देना ये क्यों ज़रूरी है? जी, हमारा टारगेट है कि हम इस साल के अंत तक पाकिस्तान से पोलियो को ख़त्म कर दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी माहौलियाती नमूनों में हमें साउथ KPK में वायरस डिटेक्ट हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि आगे ईद आ रही है और ईद पे पॉपुलेशन मूवमेंट वास्ट पैमाने पर होगी, लोग साउथ KPK आएंगे और वापस जाएंगे। इसलिए इस बात का शदीद खतरा है कि इस मौका पर वायरस जो है वो उन इलाकों में जहाँ से वो मौजूद है, मुल्क के दूसरे हिस्सों में जहाँ 2 साल से ज़्यादा अरसे से कोई वायरस नहीं है, वहाँ जा सकता है। मगर डॉक्टर साहब, ये कोई अछूत की बीमारी तो नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल तो नहीं होती? दूसरी बात जी नहीं जी, ये कम्युनिकेबल डिजीज है सर। इसका ओरल फीकल रोट है, यानी कि जो वायरस है ये मुंह के जरिए बच्चे में दाखिल होता है, यानी कि जिसकी पर्सनल हाइजीन अच्छी ना हो और इस तरह की प्रॉब्लम हो। और अगर एक पोलियो का अगर एक बच्चे के अंदर वायरस मौजूद है तो वो दूसरे के पर असरअंदाज हो सकता है। वो जब उसका जो एक्सक्रीशन होगी, उसका जो फुजला होगा, वो जब पानी में मिक्स होगा और उस पानी में बच्चे के हाथ जाएंगे, या वो उससे मिक्स वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर ले लेगा, या उस वाटर में हाथ जाने से उसके बाद वो उंगलियां मुंह में डाल लेगा, तो वो वायरस उसके मुंह में चला जाएगा। ठीक, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि वालिदैन बिलखुसूस जो बड़े हैं घरों के, वो इस ज़िम्मेदारी में अपने पूरा ताउन करेंगे और ये मेक श्योर कीजिए कि आपके घर पोलियो टीमें आती हैं, अपने बच्चों को पोलियो के जो कतरे हैं वो ज़रूर पिलाएं ताकि वो पोलियो जैसे मर्ज से सारी उम्र के लिए महफूज रह सकें। तो सर अब अगले हफ्ते फिर तय होगा क्या होता है इस बीच में। खान साहब की पेशी भी है, अल्लाह को जो मंजूर है पेशी भी, अल्लाह ताला रहम करे, रहम ही करे, दुआ करें अपने मुल्क के लिए। अहले सियासत जो है वो अकल से काम लें, होश के नौखन लें, इस तरह एक दूसरे को दुश्मन ना समझें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।